हम्म तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने 2026 के सिविल सर्विसेज एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाँ, और जैसे ही ये लंबा चौड़ा दस्तावेज आता है, एस्पिरेंट्स के बीच एक कह सकते हैं हलचल सी मच जाती है। बिल्कुल। और हमारा काम आज इसी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करना है ताकि तैयारी कर रहे लोगों को एक क्लियर रोड मैप मिल सके। एग्जैक्टली हमारा मिशन है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसे डीकोड करना। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ व्हाट नहीं, वाई भी समझना जरूरी है। जैसे कोई नया नियम क्यों आया, उसका कैंडिडेट पर क्या असर पड़ेगा। सही कहा, लेकिन सबसे पहले दो सबसे जरूरी तारीख हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 फरवरी 2026 और समय शाम 6 बजे तक। इसमें कोई रियायत नहीं है। और प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 24 मई 2026 को। ये तारीखें तो बस दिमाग में लॉक कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, तारीखें लॉक कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो हर एस्पिरेंट सबसे पहले पूछता है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? एलिजिबिलिटी की शर्तें क्या हैं? ये पहला और सबसे जरूरी चेक पॉइंट है। इसमें देखिए 3 मुख्य बातें हैं: उम्र, शिक्षा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो उम्र से शुरू करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र 1 अगस्त 2026 को 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। इसे और आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2005 के बाद हुआ है तो आप अभी एलिजिबल नहीं हैं, और अगर 2 अगस्त 1994 से पहले हुआ है तो आप जनरली टू ओल्ड हैं। अनलेस आप एज रिलैक्सेशन कैटेगरी में आते हैं। हाँ, और ये एज रिलैक्सेशन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। मुझे PWBD यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए जो 10 साल की छूट है वो हमेशा बहुत स्ट्राइकिंग लगती है। हाँ, और ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि ऐसा क्यों है। ये दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा। कई बार हेल्थ इश्यूज की वजह से पढ़ाई में एक लंबा गैप आ जाता है। ये 10 साल का विंडो ये पक्का करता है कि उन्हें compete करने का एक फेयर चांस मिले। सही बात है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। ये काफी सीधा है। आपके पास किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस। यहाँ एक कंफ्यूजन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को बहुत होता है। वो पूछते हैं मेरे फाइनल एग्जाम्स अप्रैल में है और प्रीलिम्स मई में है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ, ये एक क्लासिक डिलेमा है और इसका जवाब है यस, यू कैन अप्लाई। अच्छा, तो उन्हें पूरा 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स प्रीलिम्स दे सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि मेंस एग्जाम के DFI यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 को भरते समय आपके पास डिग्री का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट था नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का। हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं। OBC और PWD कैंडिडेट्स को 9 मिलते हैं, और SC/ST के लिए कोई लिमिट नहीं है जब तक वो एज लिमिट में है। और ये पॉइंट बहुत क्रूशल है कि प्रीलिम्स के किसी भी एक पेपर में बैठना इवन फॉर अ मिनट एक अटेम्प्ट माना जाता है। बिल्कुल सही। अगर आप फॉर्म भरकर एग्जाम देने नहीं जाते तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ये जानना एस्पिरेंट्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। अब एलिजिबिलिटी में ही एक और टेक्निकल एरिया है और वो है रिजर्वेशन का। यहाँ डॉक्यूमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे OBC कैंडिडेट्स को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना होता है। नॉन क्रीमी लेयर, इस टर्म को थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। ऑफ कोर्स, देखिए ये एक सर्टिफिकेट है जो बताता है कि कैंडिडेट की फैमिली इनकम एक तय सरकारी लिमिट से कम है। ओके। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। और इसकी तारीखों को लेकर UPSC बहुत स्ट्रिक्ट है। तारीखें क्या हैं? ये सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की इनकम पर बेस्ड होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ हो। यानी काफी स्पेसिफिक है। बहुत। EWS कैटेगरी के लिए भी सर्टिफिकेट लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपके हाथ में वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाद की डेट वाले सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो एक बार एस्पिरेंट ये कंफर्म कर ले कि वो एलिजिबल है, तो अगला बड़ा हर्डल है एप्लीकेशन इटसेल्फ। मैंने सुना है UPSC ने प्रोसेस को और डिजिटाइज कर दिया है। हाँ, प्रोसेस अब और स्ट्रीमलाइंड लेकिन स्ट्रिक्टर हो गया है। एप्लीकेशन सिर्फ https.upsconline.nic.in पर ही होगा, कोई और तरीका नहीं है। इसके स्टेप्स क्या है? इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, अकाउंट क्रिएशन। दूसरा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, जिससे एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर या URN मिलता है। ये लाइफ टाइम के लिए है। ये URN वाला सिस्टम अच्छा है, बार बार पर्सनल डिटेल्स भरने का झंझट खत्म। बिल्कुल।
तीसरा स्टेप है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म या CAF। इसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। और यहीं पर कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं ना? हाँ, 2 बड़े चेंजेस हैं। पहला, आपकी फोटो लाइव कैप्चर होगी वेबकैम के जरिए, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। अच्छा, मतलब पहले से स्कैन की हुई फोटो नहीं चलेगी? नहीं। और दूसरा, सिग्नेचर के लिए एक सादे कागज पर काले पेन से 3 बार साइन करके उसे स्कैन करके अपलोड करना है। 3 बार सिग्नेचर, ये दिलचस्प है। पहले तो एक ही होता था। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? ये यूपीएससी का एक तरीका है एप्लीकेशन फ्रॉड और इम्पर्सनेशन को रोकने का। 3 सिग्नेचर्स होने से वेरिफिकेशन के लिए उनके पास एक बेहतर डेटा सेट तैयार हो जाता है। बिल्कुल ठीक, समझ गई। और चौथा स्टेप है एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल, जहां आप एग्जाम सेंटर, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं और 100 रुपए की फीस पे करते हैं। विमेन, SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस माफ है। एग्जाम सेंटर की बात आई तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट का रूल कितना सीरियस है? क्या सच में लास्ट मोमेंट पे अप्लाई करने से मनचाहा सेंटर नहीं मिलता? इसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पिछले साल मुझे एक कैंडिडेट के बारे में पता है जो अपने होम टाउन शिमला में एग्जाम देना चाहता था। उसने एप्लीकेशन के लास्ट वीक में अप्लाई किया और शिमला सेंटर फुल हो चुका था। उसे एग्जाम देने के लिए दिल्ली ट्रैवल करना पड़ा। ओहो, मतलब एग्जाम से ठीक पहले जबरदस्त स्ट्रेस और एक्स्ट्रा खर्चा। एग्जैक्टली। चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर बाकी सब सेंटर्स में सीट्स लिमिटेड हैं। सलाह सीधी है, जल्दी अप्लाई करें और अपनी पसंद का सेंटर पाएं। तो फॉर्म सबमिट हो गया, सेंटर भी मिल गया। अब फोकस आता है खुद एग्जाम पर। हम सब जानते हैं कि ये 2 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। लेकिन इसकी स्कोरिंग में कुछ बारीकियां हैं। बिल्कुल। पहला स्टेज प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, 200-200 मार्क्स के। ओके। पेपर 1 जनरल स्टडीज का है और आपकी मेरिट लिस्ट में एंट्री इसी के मार्क्स से तय होती है। पेपर 2, जिसे हम CSAT कहते हैं, वो क्वालिफाइंग है। CSAT यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एग्जैक्टली। इसका क्वालिफाइंग नेचर कई बार एस्पिरेंट्स को ट्रैप कर लेता है। एग्जैक्टली। CSAT में आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आपकी CSAT में 32% है और पेपर 1 में ब्रिलियंट स्कोर है तो कोई फायदा नहीं। मतलब पेपर 1 चेक ही नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये एक नॉकआउट राउंड जैसा है। और हाँ, दोनों पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब के लिए 1/3 मार्क कटेगा। प्रीलिम्स इज बेसिकली एन एलिमिनेशन राउंड। जो इसे क्लियर करते हैं वो मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होते हैं, जो असल में रैंक डिसाइडिंग स्टेज है। 9 पेपर्स, ये सुनने में ही डॉन्टिंग लगता है। हाँ, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इन 9 में से 2 पेपर लैंग्वेज के हैं, एक इंग्लिश और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो संविधान की 8th शेड्यूल में है। और ये क्वालिफाइंग होते हैं? हाँ, ये दोनों क्वालिफाइंग है, मतलब इनके मार्क्स फाइनल टोटल में नहीं जुड़ते, बट यू हैव टू पास देम। ठीक है, तो बचे 7 पेपर। हाँ, असल कंपटीशन बाकी के 7 पेपर्स में है। एक ऐसे पेपर 250 मार्क्स का, 4 जनरल स्टडीज पेपर्स, हर एक 250 मार्क्स का, तो टोटल 1000 मार्क्स। और 2 ऑप्शनल के। सही। 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, हर एक 250 मार्क्स, तो टोटल 500 मार्क्स। तो रिटन एग्जाम का टोटल हुआ 1750 मार्क्स। और इसके बाद आता है फाइनल बॉस लेवल, तो पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। हाँ, जो मेंस रिटन क्लियर करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए धौलपुर हाउस दिल्ली बुलाया जाता है। ये 275 मार्क्स का होता है। तो फाइनल रैंक 1750 प्लस 275 यानी 2025 में से बनती है। बिल्कुल। इस साल टोटल 933 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 333 PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। कंपटीशन इतना टफ है कि मार्क्स बहुत क्लोज होते होंगे। क्या होता है अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बिल्कुल बराबर आ जाए? टाई ब्रेकिंग का क्या मैकेनिज्म है? उसके लिए एक बहुत क्लियर मल्टी लेयर्ड प्रिंसिपल है। सबसे पहले कंपल्सरी पेपर्स और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स देखे जाते हैं। जिसके ज्यादा होंगे उसे हायर रैंक मिलेगी। और अगर वो भी सेम हुए तो सिर्फ कंपल्सरी पेपर्स के मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे, इंटरव्यू के मार्क्स हटाकर। और अगर बाय सम रेयर चांस वो भी सेम निकले तो जो कैंडिडेट उम्र में बड़ा है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। वाओ, दैट्स इनक्रेडिबली डिटेल्ड। सो आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन इट्स फाइनली एग्जाम डे। ये वो दिन है जहां एक छोटी सी प्रोसीजरल मिस्टेक आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। एग्जाम के दिन के नियम क्या हैं? यहां नियमों को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो एग्जाम से 1 हफ्ता पहले वेबसाइट पर आएगा। इसे पोस्ट या ईमेल से नहीं भेजा जाएगा, खुद डाउनलोड करना है। और सबसे बड़ा नियम, मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली बैंड, इवन इन स्विच्ड ऑफ मोड।
कोई भी स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या पेन ड्राइव, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। और पकड़े जाने पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं और फ्यूचर एग्जाम से दीवार भी किया जा सकता है। और टाइमिंग को लेकर भी उतनी ही सख्ती है। अक्सर हम कहानियां सुनते हैं कि कोई 1 मिनट लेट हुआ और गेट बंद हो गया। हाँ, नियम है कि आपको एग्जाम स्टार्ट होने से कम 30 मिनट पहले सेंटर पहुंचना है। एक बार एंट्री बंद हो गई तो कोई भी रिक्वेस्ट काम नहीं करेगी। दिस इज नॉन निगोशिएबल और जरा सी भी चूक नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं। और इस बार एक और नया लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड किया गया है, फेस ऑथेंटिकेशन। एग्जाम वेन्यू पर कैंडिडेट्स का फेस ऑथेंटिकेशन भी होगा। अच्छा, ये इम्पर्सनेशन को रोकने के लिए एक और कदम है। सही। एग्जाम हो गया, अब अगर किसी कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर या आंसर्स को लेकर कोई आपत्ति है तो क्या उनके पास कोई ऑफिशियल चैनल है अपनी बात रखने का? हाँ, इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसे ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल यानी QP Rep कहते हैं। और ये कब तक खुला रहता है? एग्जाम के तीसरे दिन से लेकर 7वें दिन शाम 6 बजे तक कुल 5 दिनों के लिए पोर्टल खुलता है। कैंडिडेट्स अपनी ऑब्जेक्शंस सिर्फ इसी पोर्टल के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, किसी और तरीके से नहीं। ईमेल, पोस्ट या किसी और तरीके से भेजी गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आज हमने UPSC 2026 नोटिफिकेशन के हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया। एस्पिरेंट्स की मदद के लिए UPSC ने एक हेल्पलाइन नंबर 011-224-04-1001 और ईमेल upscsop@nic.in भी दिया है। हाँ, जो एप्लीकेशन पीरियड के दौरान वर्किंग आवर्स में अवेलेबल रहेगा। इन अ नटशेल, इस एग्जाम में सक्सेस के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि नियमों और प्रोसीजर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। बिल्कुल। एप्लीकेशन में की गई एक छोटी सी गलती, जैसे सर्टिफिकेट की गलत डेट, पूरी कैंडिडेचर कैंसिल कर सकती है। हर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना और फॉलो करना ये तैयारी का हिस्सा है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, URN बनाना, लाइव फोटो, 3 सिग्नेचर्स, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, फर्स्ट अप्लाई रूल, क्या ये डिटेल्ड और रिजिड सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ ज्ञान का टेस्ट है या ये खुद में सिविल सर्वेंट बनने के सफर का पहला पार्ट है? क्या UPSC एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते समय ही आपकी अटेंशन टू डिटेल, पेशेंस और रूल फॉलोइंग एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है?